नमस्ते दोस्तों। हम लोग कोलकाता BSNL AIG2 से हैं। एक्चुअली हम लोग का बहुत सारा कॉलीग एंड फ्रेंड वो लोग दे आर रिक्वेस्टिंग रिगार्डिंग द EPF हायर पेंशन। सो रिसेंटली EPF डिमांड लेटर इशू करना शुरू किया है। बहुत सारा सर्कल में मिला है, बहुत सारा सर्कल में नहीं भी मिला है। और हम लोगों का बहुत सारा दोस्त लोग जो है और कॉलीग्स है, दे आर रिक्वेस्टिंग कि EPF का हायर पेंशन के थोड़ा सा अगर डिस्कशन होता तो सबके लिए बेहतर होता। तो at Kolkata, from AIG to Kolkata, we have arranged a physical session at Telephone Bhavan, Kolkata. And after that, many people have requested us to arrange an online session. So we can also arrange that. But before that, let us discuss on the EPF issue and EPF higher pension issue. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले से सबको बहुत कुछ पता है, तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा शुरू से शुरू करेंगे। तो EPF हम लोगों का जो मिलता है, दिस इज़ ए सोशल सिक्योरिटी मेजर एंड मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। EPF इज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। और हम लोगों में हम लोग जो है जो BSNL में हम लोगों को EPF जो BSNL फॉर्मेशन के बाद से जो लोग ज्वाइन किए हैं उसको EPF दिया जाता है। तो EPF में क्या होता है, हम लोगों का जो पे मीन्स हेयर बेसिक प्लस DA। तो बेसिक प्लस DA जो होता है उसका 12% फ्रॉम आवर बेसिक ऑफ DA, 12% गोज टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, that is from our share, employee side. Similarly, employer also contribute a similar 12%. तो उस 12% में से दो पोर्शन होता है। One is 8.33% that goes to pension scheme, that is called EPS, employee pension scheme. उसमें जाता है 8.33%। रिमेनिंग जो है 3.67%, दैट अगेन गोज टू EPF। सो काइंडली नोट, देयर आर टू पार्ट्स। वन इज EPF, उसमें हम लोगों का एम्प्लॉय का 12% जाता है एंड 3.67% फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड, दैट ऑल्सो गोज टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एंड रिमेनिंग 8.33% ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट गोज टू EPS। तो इसमें एक कैच है जिसमें मैं डिटेल में आना चाहता हूं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो EPF जो है, जो प्रोविडेंट फंड है, उसको हम लोग अकाउंट नंबर 1 कहेंगे। वो एज पर द EPFO उसको अकाउंट नंबर 1 कहते हैं। और जो EPS है दैट इज अकाउंट नंबर 10। और ये अकाउंट नंबर 1 में क्या आता है, अकाउंट नंबर 1 में इट कम्स 12% ऑफ एम्प्लॉयज contribution and 3.67% of employers contribution, that is 15.67%। ये EPF में आता है और that is account number 1। और जो 8.33 है वो है account number 10। Now ये जो EPF पोर्शन है, ये हम लोग जब रिटायर करेंगे एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन, उसको पूरा लामसम हम लोगों को दिया जाएगा। और जो रिमेनिंग पोर्शन है 8.33, वो हम लोगों को वहाँ EPF हम लोगों को एक पेंशन देगा, वो हम लोगों को लौटाएगा नहीं, पेंशन मिलेगा। तो एक चीज बता देते हैं, EPF पेंशन के एलिजिबिलिटी है मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। और पेंशन आपको 58 ईयर्स में आपको सुपरएनुएशन पकड़ा जाएगा एज पर EPF नॉर्म्स। लेकिन उसको आप आगे भी पेंशन ले सकते हैं, उसको मैं बाद में डिटेल में आता हूँ। अभी जो आपको बोल रहे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो पेंशन है इसमें कैच है। व्हाट इज दैट? दैट इज क्या है, अप टू 1/9/2014 वहां पे एक सीलिंग था EPS का सीलिंग क्या था, पेंशन लेवल सैलरी विल बी 6,500 पर एनम, मीन्स ₹551 पर मंथ। तो आप लोग अगर पुराना पे स्लिप देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि पुराना जो EPF का
जो डॉक्यूमेंट है उसमें देखिएगा कि पर मंथ 541 रुपीज गोइंग टू आवर पेंशन फंड, मीन्स 6500 पर ईयर। 1/9/2014 से ये इंक्रीज होकर 15,000 हुआ है, और 15,000 मीन्स पर मंथ 1250। So that amounts, it is why such figure, actually EPF ऑफिस ने बोला है कि आपका जो पेंशन है उसका मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी हो सकता है बिफोर 1/9/2014 6,500, और आफ्टर 1/9/2014 इट विल बी पेंशनेबल सैलरी विल बी मैक्सिमम 15,000। तो ये पेंशनेबल सैलरी के ऊपर आपको पेंशन मिलेगा। तो पेंशन कितना अमाउंट होगा उसका एक कैलकुलेशन है। उसका कैलकुलेशन ये है कि आपका फिर इसमें दो पार्ट है। 1/9/2014 जो है उससे पहले क्या होता था, आपका लास्ट जो सुपर एन्युएशन होगा उसका लास्ट 12 मंथ का बेसिक प्लस डीए का एवरेज होगा। दैट एवरेज अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सर्विस ईयर, जितना साल आप नौकरी किए हैं, डिवाइडेड बाय 70। ये था रूल अभी भी सेम ही है, लेकिन 1/9/2014 के बाद वो जो 12 महीने का एवरेज था दैट नाउ काउंटेड एज 60 मंथ्स, लास्ट 60 मंथ्स बेसिक प्लस डीए उसका एवरेज, मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम स्पैन बढ़ा दिया है। इसके लिए कारण है क्योंकि पहले कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते थे, एम्प्लॉय को ज्यादा बेसिक नहीं देते थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लास्ट 12 मंथ में बहुत सारा बेसिक दे देते थे, इसमें ईपीएफ का लॉस हो जाता था। दैट्स वाई दे हैव नाउ ये क्रिएटेड की 50 लास्ट 60 मंथ्स का बेसिक प्लस डीए का जो है उसका एवरेज होगा। दैट इज हाउ द पेंशन इज कैलकुलेटेड। यहाँ पे भी एक चीज आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी का 20 इयर्स नौकरी हुआ है, इफ समवन हैज कंप्लीटेड 20 इयर्स ऑफ सर्विस, देन ईपीएफ गिव्स यू ए 2 इयर्स बोनस। 2 इयर्स बोनस। सो आपने अगर 20 साल का नौकरी कर लिए हैं तो उस सर्विस ईयर आपको 22 पकड़ा जाएगा, और मैक्सिमम सर्विसेबल ईयर एज पर ईपीएफ दैट इज 33 इयर्स। मतलब आपको वो 33 इयर्स तक कैलकुलेशन करेगा आपका पेंशनेबल सर्विस जो ड्यूरेशन है उसको। तो मैक्सिमम हो सकता है 33, उसमें अगर 2 साल बोनस, सो कुल मिला के मैक्सिमम आपका ड्यूरेशन हो सकता है 35। सो पकड़िए कि कोई 35 इयर्स का नौकरी किए हैं और लास्ट 5 साल का बेसिक प्लस डीए होता है सपोज 1 लाख, तो वो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय सर्विस ईयर्स मीन्स 35 डिवाइडेड बाय 70। सो उसमें आ जाता है कि आपका जो पेंशनेबल सैलरी जो 1 लाख हुआ, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको पेंशन मिलेगा 50,000, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो दैट्स हाउ द पेंशन इज बीइंग कैलकुलेटेड। ओके, नाउ ये जो हम लोग बोल रहे थे, तो ये जो है ये नॉर्मल पेंशन है। नॉर्मल पेंशन मीन्स आपको जो ये बोल रहे थे कि सीलिंग पेंशनेबल सैलरी 1/9/2014 तक 6,500 होता था, उसके बाद अभी का डेट में मैक्सिमम 15,000 होता है। दिस इज ए नॉर्मल पेंशन कैलकुलेशन। एक चीज आपको बता देते हैं, यहाँ पे ईपीएफ एक बेनिफिशियल भी है। अगर कोई एम्प्लॉय 1 महीना, मतलब 1 महीना उसका ईपीएफ जाता है और अनटाइमली डेथ हो जाता है, फिर भी पेंशन उसको मिलेगा, और मिनिमम पेंशन अमाउंट एज ऑन डेट है 1,000 रुपीज पर मंथ। सो कोई एक जन को अगर 1 महीना नौकरी करने के बाद भी कुछ अनसर्टेन हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो दैट पर्सन विल गेट 1,000 रुपीज पर मंथ एज ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन। सो अभी मैं आपको जो बोल रहा था, जो अभी का पेंशन का हिसाब हम लोग दे रहे थे, तो ये जो मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि 50,000 पेंशन आपका, लेकिन नॉर्मल पेंशन में क्या 50,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ दैट कैपिंग। मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बताया था कि मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी मे बी 15,000, उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं होगा। तो 15,000 अगर पेंशनेबल सैलरी होता है तो पेंशन कितना होगा? उसका हाफ
7,500. That is the maximum amount of pension, normal EPS pension you can get from EPF. So आपका अगर 1 लाख भी बेसिक हो जाता है और उसमें कैलकुलेशन 50,000 भी आता है, आप नॉर्मल पेंशन लेते हो तो आपको 7,500 रुपये से ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगा. दिस इज द नॉर्मल पेंशन कंडीशन. ये जो अभी क्या है, 2014 से पहले पीपीएफ का एक नियम था. एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, व्हेन वी हैव ज्वाइंड, वी कैन गो फॉर 2 ऑप्शंस. One is normal, which I have already discussed with you, and another one is higher pension. So what is higher pension? I'll come on later. So उसमें क्या होता था, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप 2 ऑप्शन चूज कर सकते थे. एक नॉर्मल, जिसको मैंने अभी तक बोला है, और दूसरा है हायर. हायर में क्या होता है, ये जो कैपिंग था 6,500 का या 15,000 पेंशनेबल सैलरी का, वो नहीं होगा. वो आपका ऑन एक्चुअल जाएगा. ऑन एक्चुअल मीन्स आप देखेंगे अभी अगर आज एज ऑन डेट किसका बेसिक प्लस डीए 1 लाख रुपया होता है, तो उसका 8.33% होता है 8,330 रुपये. लेकिन अभी का जो अगर नॉर्मल पेंशन आप लेंगे, आपका 8,330 रुपया आपका 8.33 होता है. स्टिल आप देखिएगा उसमें 1,250 रुपया कट जाता है, बिकॉज वी हैव ऑप्टेड द नॉर्मल पेंशन. और हायर पेंशन में ऐसा कोई आप लिमिट नहीं है, वो इन एक्चुअल जो होता है उसमें वो पेंशन कटेगा. दैट स्कीम वाज डिसकंटिन्यूड बाय ईपीएफ ऑन 2014. और उससे पहले हम लोग का एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अगर हम लोग ऑप्ट कर लेते, लेकिन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वी आर नोविस, वी डोंट नो मेनी थिंग्स कि ऐसा होता है. और ऐसा गाइड करने भी हम लोग का, क्योंकि बीएसएनएल वाज न्यूली फॉर्म्ड, ईपीएफ के बारे में बहुत सारा लोग नहीं जानते थे, सो हम लोग मिस कर गए. लेकिन थैंक्स टू सम पीपल कि उन्होंने एक कोर्ट केस किया. कोर्ट केस में बोला है कि इसके बाद भी ईपीएफ को ये स्कीम एक्सटेंड करना होगा, एंड ईपीएफ इसको किसी भी तरह से एक्सटेंड करने के लिए राजी नहीं था. कोर्ट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, और नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल राय दिया कि ना, ये जो हायर पेंशन है इसके लिए और एक बार मौका देना चाहिए, और एक बार मौका आपको देना होगा. तो ईपीएफ ने अल्टीमेटली एज पर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे आर ट्राइंग टू comply द थिंग टू एक्सटेंड द हायर पेंशन टू एवरी वन, मेनी ऑफ अस. और अच्छा, एक चीज आप लोगों को बोल देते हैं, द पीपल हु हैव ज्वाइंड after 1/9/2014 they are not at all eligible for EPS, क्योंकि उसके बाद से कोई पेंशन वाला स्कीम ही नहीं है. वो whole 24%, that is from employees to 12% and employer 12%, the whole 24% goes to EPF only. There is no EPS scheme. Okay, then after the Supreme Court order, EPF has again asked a joint option form that is called the 26(6). Many of us has already filed that form, and recently EPF, after scrutinizing many things, they are started issuing the demand letter. Means this is the final step towards EPF higher pension. अगर आप ये डिमांड लेटर जिसको मिला है, आप उस पे देखिएगा कि वो लोग एक अमाउंट वहां पे दिया है कि आपका ये जो अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट विल नाउ बी डाइवर्टेड फ्रॉम EPF फंड टू EPS fund, that is from account number 1 to account number 10, and ये अगर कट जाएगा then you will be eligible for EPF higher pension. So EPF higher pension क्या है, हम लोग अभी बता दिए हैं आपको. Hope you have understand what is EPF higher pension. EPF higher pension is that कि आपका जो 8.33% है उसमें विदाउट एनी कैपिंग, मतलब पर मंथ 1,250 रुपये का कोई कैपिंग छोड़ के इन एक्चुअल जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा आपका ईपीएस में चला जाएगा, एंड दैट फंड विल बी एक्यूमुलेटेड देयर फॉर योर ईपीएस हायर पेंशन. सो यहां पे एक नया प्रॉब्लम आया है. नया प्रॉब्लम मीन्स द कैलकुलेशन ऑफ हायर पेंशन. सो ईपीएफ
office, it seems that they are calculating it in more difficult ways. एक्चुअली क्या होना चाहिए था, मैं आपको पहले भी जैसे बताया था, पेंशन अभी कैलकुलेशन जो होगा इसमें अभी चारों तरफ बोल रहे हैं कि 4 टाइप का फंडा हो सकता है। तो क्या क्या, एक तो है नॉर्मल पेंशन, जो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि उसमें क्या होगा, नॉर्मल पेंशन अगर कोई लेता है तो उसमें क्या होगा, आपका ज्वाइनिंग डेट से लेके 1/9/2014 तक जो अमाउंट आपका जमा हुआ है नॉर्मल पेंशन माइंड इट, उसमें क्या होगा 1/9/2014 तक, 1/9/2014 और उससे प्रायर 1 ईयर का 12 महीने का जो बेसिक प्लस डीए का एवरेज होगा वो मल्टीप्लाइड बाय दैट टाइम पेंशन डिवाइडेड बाय 70 करके एक पोर्शन आएगा, और सेकेंड पोर्शन आएगा 1/9/2014 से लेके आपका जिस डेट में रिटायरमेंट है, मतलब ये सेग्रीगेशन होगा नॉर्मल पेंशन के लिए। उसमें 60 मंथ्स का वेटेड एवरेज मल्टीप्लाइड बाय सर्विस काउंटेड फ्रॉम 1/9/2014 डिवाइडेड बाय 70, मतलब 2 पोर्शन आपका यहाँ पे आएगा, उसका एडिशन होके फिर आपका पेंशन मिलेगा। मैं एक फिर से बोलता हूं, नॉर्मल पेंशन के लिए 2014 तक का एक कैलकुलेशन होगा, उसमें एवरेज होगा 12 महीने का, जैसे फॉर्मूला है वैसे ही, और 1/9/2000 के बाद वो भी कैलकुलेशन होगा सिमिलरली, लेकिन वेटेज एवरेज होगा 60 मंथ्स का। ये दोनों को साम करके जो आएगा उसके जो नंबर आएगा वो होगा आपका पेंशनेबल अमाउंट, सब्जेक्ट टू कि दैट अमाउंट की वो 7,500 से ज्यादा ना हो, वो आपको नॉर्मल पेंशन में मिलेगा। सेकेंड एक कैलकुलेशन आया है ईपीएफ, ये एक नया सा कैलकुलेशन कर रहा है जिसको बोल रहे हैं प्रो राटा टाइप कैलकुलेशन। प्रो राटा टाइप कैलकुलेशन कैसे होता है, इसमें भी फिर 2 फंडा लगाया गया है। प्रो राटा मीन्स आप जो ईपीएफ हायर पेंशन, इसमें नॉर्मली क्या होना चाहिए था, हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके एकदम लास्ट में जाके 60 सुपरएनुएशन जिसमें करेंगे उसका लास्ट 60 मंथ्स का वेटेड एवरेज होना चाहिए, लेकिन ईपीएफ इसको एक नया स्कीम में सेग्रीगेट करने का कोशिश कर रहा है। वो क्या है, नंबर 1 है 1/9/2014 तक उसको 12 महीना का वेटेड एवरेज, जैसे फॉर्मूला इनटू सर्विस ईयर्स डिवाइडेड बाय 70 प्लस 1/9/2014 से आपका सुपर एनुएशन जिस डेट में होगा उस डेट में 60 मंथ का वेटेड एवरेज होगा, और जो फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70, ये दोनों का मतलब एडिशन करके जो होगा ये फिगर आएगा। मतलब पहला जो सेगमेंट है वो सेगमेंट 12 महीना का एक करके वेटेड एवरेज होगा और फॉर्मूला में डाला जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 60 महीने का। तो ये एक मार्केट में घूम रहा है, और भी एक घूम रहा है कि प्रोराटा विल बी कैलकुलेटेड लाइक दैट कि वो जो 1/9/2014 का उसका भी 60 मंथ का वेटेड एवरेज लेगा और रिमेनिंग पीरियड का भी 60 ईयर का वेटेड एवरेज लेगा। तो इन दोनों में ये 12 मंथ और 60 मंथ्स, ये एक और 60 मंथ्स दोनों में हम लोग कैलकुलेट करके देखे, मोटा मोटी सेम ही पेंशन आ रहा है, वो कम ही आ रहा है। यहां पे और एक भी चीज आप ध्यान में रखिएगा, ईपीएफ टू मिनिमाइज द पेंशन अमाउंट, वो जो 2 साल का बोनस आप लोगों को बोल रहे थे कि 2 इयर्स ऑफ बोनस, इसमें थर्ड कंपोनेंट भी डालेगा। थर्ड कंपोनेंट क्या है, वो 2 साल का जो बोनस है उसका वेटेड एवरेज करके, और वो भी पकड़ेगा लोअर एंड में, मतलब आप इनिशियल में बिफोर 2014 में, मतलब आपका जब ज्वाइनिंग हुआ था, ताकि आपका अमाउंट कम हो जाए। मतलब 3 सेगमेंट होगा, एक होगा बोनस, सेकेंड होगा आपका अप टू 2014, थर्ड होगा 2014 टू सुपर एनुएशन। इन 3 चीजों को एडिशन करके पेंशन कैलकुलेशन, ये हो गया 3 टाइप का। एक है नॉर्मल, सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज ऑफ 12 मंथ एंड 60 मंथ्स, थर्ड है 60 मंथ। अभी मैं आ रहा हूं प्योर हायर पेंशन जो है। प्योर हायर पेंशन में क्या होगा, ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा। आपका जितना साल का नौकरी पकड़िए कि 35 इयर्स ऑफ सर्विस यू हैव डन और 33 इयर्स ऑफ सर्विस डन, 2 ईयर तो आपको बोनस मिल ही जाएगा, तो 35 इयर्स का आपका सर्विस हुआ। तो पकड़िए कि बेसिक प्लस डीए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका 3 लाख रुपया हुआ। सो 3 लाख रुपया मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइडेड बाय 70, इट कम्स टू 1.5 lakhs। दैट विल बी योर पेंशनेबल सैलरी फ्रॉम आपका 58 ईयर्स।
अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज आपको बताना था, ये जो पेंशन जो है ये 58 ईयर्स में कैलकुलेशन होता है, 58 ईयर्स में आपको पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका 10 साल का नौकरी हुआ है और आपका एज 50 हुआ है तो आप पेंशन, अर्ली पेंशन भी ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, पकड़िए कि आपका एज है 55 ईयर्स, आप बोल रहे हैं कि अभी मैं आज से ही पेंशन लेना चाहता हूं, तो दैट इज पॉसिबल। लेकिन उसमें क्या होगा, आपका 58 ईयर में जो पेंशन कैलकुलेशन होता उससे 4% करके पर ईयर, मतलब 3 साल का कम हो गया, 12% आपका पेंशन अमाउंट घट जाएगा। अगर आप 50 में लेना चाहते हैं तो 8 साल का घट के वो दैट इज 4 इंटू 8, 32% आपका जो होता है उससे घट जाएगा। ये है अर्ली पेंशन। और पेंशन का आप डिफर भी कर सकते हैं। डिफर मीन्स आपका 58 में सुपरएन्युएशन हो जाता है एज पर ईपीएफ, आप 60 में उसको ले सकते हैं, तो उसमें 4% प्लस 4%, 8% आपका पेंशन अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ये है आपका पेंशन का कैलकुलेशन। सो मैंने आपको हायर पेंशन वाला जो है ये आपको सारा का सारा बता दिया। कुछ क्वेश्चन हम लोगों के पास ये भी आया था कि वो एक अमाउंट होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला था कि अप टू 15,000 ऑफ पेंशन 8.33% से जाता है, और गवर्नमेंट एक अमाउंट लिमिटेड टू 1.16% ये गवर्नमेंट बियर करता है, वो पेंशन फंड में गवर्नमेंट देते हैं। तो उसमें अभी क्वेश्चन आ रहा है कि ये 1.16% बियॉन्ड 15,000 क्या होगा, क्योंकि अब हमारा तो अभी ये अगर हायर पेंशन में जाएंगे तो उसको इन एक्चुअल कटेगा। तो इसमें देखिएगा पिछले साल एक गवर्नमेंट गेजेट भी निकला था कि दैट अमाउंट बियॉन्ड 8.33, 1.16 जो गवर्नमेंट देता है, दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पोर्शन। मीन्स माइंड इट, एम्प्लॉयर्स पोर्शन क्या होता था, 8.33% पेंशन में जाता था और 6.37% ईपीएफ में जाता था। नाउ बियॉन्ड 15,000 वो 1.16%, दैट इज 8.33 प्लस 1.16%, 9.49% विल गो टू पेंशन फंड। माइंड इट, ये 1.16% जो है ये एम्प्लॉयर पोर्शन से इस पे जाएगा, पेंशन फंड में चला जाएगा। ओके, नाउ आई विल कम टू द फैमिली पेंशन। व्हाट विल बी द फैमिली पेंशन? सो पकड़िए कि एज पर आवर एग्जांपल जो मैंने पहले दिया, आप हायर पेंशन ऑप्ट करते हैं और आपको 1.5 लाख रुपया का पेंशन मिल रहा है अप टू जब तक आप जीवित है। उसके बाद आपका स्पाउस को 50% ऑफ योर पेंशन विल बी गिवन टू योर स्पाउस अंटिल हर डेथ। अच्छा, यहाँ पे आपको और एक चीज बताने, यहाँ पे और भी बहुत अच्छा चीज है कि किसी का अगर बच्चा है अप टू 25 years, EPF will give them pensions up to 25 years and at a time up to 2 children. तो पकड़िए कि किसी का 5 बच्चा है, एक जन का सपोज एक जन का 20 साल, एक जन का 15 साल, एक जन का 10 साल, एक जन का 5 साल, एक जन का 1 महीना। तो उसमें क्या होगा, सबसे बड़ा 2 जन है उनको फैमिली पेंशन मिलेगा। फैमिली पेंशन का अमाउंट क्या होगा, 25% ऑफ वीडो पेंशन। वीडो पेंशन मीन्स जो होता है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, उसका 25% आपका 2 बच्चों को एट ए टाइम मिलेगा। अभी क्या है, बड़ा जन पकड़िए कि 20 साल का है, वो 25 साल हो गया, उसका बंद हो जाएगा, फिर सेकंड वन का चलेगा, थर्ड वन का चलेगा। अभी सेकंड वन 25 हो गया, फिर थर्ड वन चलेगा, फोर्थ वन चलेगा, ऐसा चलता रहेगा। और किसी का अगर डिजेबल चाइल्ड है ऑन इन एन अबव 2 चिल्ड्रेन, उसको पेंशन मिलेगा। अच्छा, कोई अगर बच्चा ऑर्फेन हो जाता है जो पेंशनर का मौत के कारण, तो उसको विडो पेंशन का 75% मिलता है। दैट इज द फैमिली पेंशन पार्ट। नाउ आई एम नाउ टेलिंग थिंग व्हिच दैट इज शुड वी ऑप्ट फॉर हायर पेंशन और नॉट। सी फ्रेंड्स, क्या होता है, ये टोटली आपके ऊपर है, कैसे क्या होगा हम लोग लगभग बता दिए हैं। ये है हायर पेंशन, ये स्कीम ऐसा है, सो लेना है कि नहीं लेना है, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। Still, we are clarifying something that, but not we are encouraging you to go for higher pension, not encouraging not to go for higher pension. Decision is totally yours. We are just
simply giving you some idea. As per our rough calculations, we have seen कि अगर आप हायर पेंशन लेते हैं और इसमें क्या होता है, आपका मेजर पोर्शन, अब देखिएगा हम पब्लिक क्यों डर रहा है कि डिमांड लेटर में एक बहुत सारा अमाउंट दिख रहा है कि ये हमसे कट जाएगा, तो ये कट के चला जाएगा पेंशन फंड में, और व्हिच इज नॉन रिवर्सेबल, कि उसमें मेरा रुपया एक बार चला गया तो वो मुझे नहीं मिलेगा, और हायर पेंशन नहीं लेते थे वो दैट पैसा मैं मेटेरियलाइज कर सकता हूँ। इसमें हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग एक रफली कैलकुलेशन करके देखे हैं कि 67 से 68 ईयर्स तक अगर कोई जीवित रह जाते हैं तो बियॉन्ड दैट पीरियड आपका ये ब्रेक इवन हो जाता है। मतलब आपका जो पैसा आप रख रहे, अगर रखते हैं, हायर पेंशन में नहीं जाते हैं, और तो उसमें क्या होगा, वो पैसा आपके पास आ जाएगा, और हायर पेंशन में नहीं आएगा, लेकिन वो हायर पेंशन मुझे ज्यादा अमाउंट का पेंशन मिलेगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट जनरली 66 टू 68 ईयर्स के बीच में किसी भी जगह में हो सकता है, अराउंड। सो देखिए, अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिएगा तो ऑन एवरेज हम लोगों का इंडियन 75 ईयर्स तक तो जीवित रहते हैं। तो स्टिल दैट इज योर डिसीजन कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। अगर कोई लेना नहीं चाहता है तो उसके पीछे जैसे कि कुछ रीजन है। सपोज किसी का स्पाउस परमानेंट जॉब करते हैं, उनको पेंशन है, तो ही और शी कैन थिंक कि नॉट ऑप्ट फॉर हायर पेंशन, ही मे थिंक और ही थिंक फॉर द हायर पेंशन ऑल्सो। अगर किसी का ह्यूज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, बहुत सारा पैसा है, कोई चिंता नहीं है, सो मतलब रिटायरमेंट के बाद वो भी सोच सकते हैं कि नॉर्मल पेंशन स्कीम में रहने का, हायर पेंशन में नहीं जाने का। और एक चीज हो सकता है कि आप बहुत अच्छे फंड मैनेजर हो, आपका जो लामसम है रिटायरमेंट के बाद जो आपको मिलेगा, आप हायर पेंशन में नहीं जाके वो अमाउंट आप बहुत अच्छे तरह से फंड मैनेज करेंगे, ये करेंगे, तो ऐसे करके हो सकता है। स्टिल आप लोगों को एक चीज बता देते हैं कि इसमें आपको थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ेगा कि पेंशन इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट लाइक द अदर इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म। पेंशन इज टोटली फॉर सोशल सिक्योरिटी। माइंड इट, आप सोच रहे हैं कि मेरा इतना पैसा निकल जाएगा, ये होगा, लेकिन पेंशन इज टोटली मीन्ट फॉर सोशल सिक्योरिटी। अगर आप देखिए कि मैंने जैसे बोला किसी का स्पाउस नौकरी कर रहे हैं तो वो नहीं भी ले सकता है, लेकिन पकड़िए कि आप 80 साल तक जीवित रह जाते हैं, तो एट द टाइम आफ्टर 68 ईयर्स जो आपका आएगा दैट इज टोटली बेनिफिशियल फॉर यू, तो वो तो आता ही रहेगा। और दूसरा चीज क्या है कि ये जो पेंशन है इसमें आपका एक सुकून मिलेगा कि पर ईयर एक रिकरिंग मेरा अमाउंट आता रहेगा सॉरी आफ्टर माय रिटायरमेंट। एंड और एक चीज सोच सकते हैं कि पेंशन को, जैसे मैंने बोला, इसको आप इन्वेस्टमेंट के तरह, सेविंग्स के तरह मत सोचिए। अगर आपको सेविंग्स का, देखिए दो चीज हो सकता है कि एक हम लोग सेविंग्स कैसे करते हैं, जिंदा रह के उसको यूटिलाइज करेंगे, ये एक हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि डेथ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। तो अगर आपका लगता है कि आप की 67 ईयर्स से पहले ही आपका कुछ हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, इन दैट केस वी कैन सजेस्ट दैट कि यू कैन ऑप्ट टर्म इंश्योरेंस, ए बिग अमाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस अप टू 75 ईयर्स। तो सपोज मतलब ऐसा ना हो किसी का अनटाइमली डेथ हो जाता है कि बिफोर सुपरएनुएशन और जस्ट आफ्टर सुपरएनुएशन, तो उससे आपका एक बड़ा सा अमाउंट मिल सकता है टर्म इंश्योरेंस से, और यहां से पेंशन भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यू कैन ऑल्सो थिंक फॉर दैट। बट ये एक जो मौका है, ये बहुत अच्छा मौका है। जो भी डिसीजन है आप लोग सोच समझ के लीजिएगा। हम लोग किसी को ऐसा एनकरेज भी नहीं कर रहे, डिस्करेज भी नहीं कर रहे, हम लोग थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको दे दिए कि ऐसे ऐसे हो सकता है। सो थैंक यू ऑल। ये हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, हम लोगों का जितना सारा नॉलेज है उतना ज्यादा भी नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।